हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। वेलकम टू योर एसएसटी क्लास। सो इन प्रीवियस क्लास हमने अपने हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 2 को कवर किया था एंड आई होप कि आपने अच्छे से उस चैप्टर को रिवाइज कर लिया होगा। नाउ इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डील विद आवर नेक्स्ट चैप्टर व्हिच इज चैप्टर नंबर 3 एंड द टाइटल ऑफ द चैप्टर इज एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ब्रिटिश रूल। तो बच्चों हम देखने वाले हैं कि कैसे एस्टैब्लिशमेंट हुआ था ब्रिटिश रूल का। So बच्चों we have read in previous chapter as well about the decline of Mughal Empire। हमने अपने previous chapter में देखा था कि कैसे हमें decline देखने को मिला मुगल एम्पायर का and rise हुआ बहुत सारे several regional kingdoms का under the governors, nobles and local chieftains acting as independent rulers। तो जितने भी क्या थे बच्चों, जितने भी आपके nobles थे, governors थे, local chieftains थे, वो independent rulers की तरह act कर रहे थे। However, another significant development of the period was the arrival of traders। और उसके अलावा हमें और एक significant development देखने को मिली जो कि थी कि traders का arrival हुआ and France of different countries जैसे कि पोर्चुगल, नीदरलैंड, फ्रांस एंड इंग्लैंड। वी ऑलरेडी नो, हमें पहले से पता है कि जो पोर्चुगीज है नेविगेटर जिनका नाम है वास्को डी गामा, उन्होंने डिस्कवर किया था सी रूट को बिटवीन द इंडिया एंड द यूरोप। और कब किया था? 1498 में। ना बच्चों जो पोर्चुगीज थे उन्होंने वो फॉलोड बाय द डच, राइट। वो फॉलो करते थे डच को, फ्रेंच एंड इंग्लिश मर्चेंट्स को। ही केम टू इंडिया टू ट्रेड स्पेशली इन स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल। तो बच्चों क्या थे बच्चों, बहुत सारे फ्रेंच और इंग्लिश मर्चेंट्स हुआ करते थे जो कि इंडिया आए थे ताकि वो ट्रेड कर पाए, और स्पेशली वो लोग ट्रेड करते थे स्पाइसेस को और टेक्सटाइल्स को। हियर वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड, अब हम ट्राई करेंगे अंडरस्टैंड करने का कि क्या प्रोसेस था ऑफ हाउ वन ऑफ दीज ग्रुप्स ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स, कैसे वो ट्रेडर्स से रूलर्स बन गए इंडिया के, राइट। सबसे पहले बच्चों हम बात करेंगे यूरोपियन सेटलमेंट्स की इन इंडिया। सबसे पहले इसमें हम बात करेंगे पोर्चुगीज की। पोर्चुगीज कौन थे बच्चों? दे वर द फर्स्ट ग्रुप ऑफ यूरोपियन ट्रेडर्स जो कि इंडिया पहुंचे थे। इन 1502 टू फ्लीट्स वर डिस्पैच्ड अंडर द वास्को डी गामा एंड एस्टावो डी गामा। It was followed by Alfonso de Albuquerque in 1503 and Alfonso कौन था? Alfonso was the real founder of the Portuguese Empire in the East। अल्फांसो ने क्या किया था बच्चों? फाउंड किया था किसको बच्चों? अपने पोर्चुगीज एम्पायर को ईस्ट की तरफ, एंड उसने सक्सीड भी किया था एल्मीडिया को, द फर्स्ट गवर्नर इन 1509, एंड उसने कैप्चर कर लिया था गोवा को इन 1510 एडी फ्रॉम दी बीजापुर रूलर। नाउ जो गोवा है बच्चों, गोवा सेंटर बन चुका था उनके कमर्शियल एंड पॉलिटिकल पावर का इन इंडिया। Now, the success of Portuguese trader in India targeted a race among the other European powers as well for a share in the rich trade. Now, in due course, जो पोर्चुगीज थे उनको फोर्स किया गया कि वो सरेंडर करे अपनी मोनोपोली को ऑफ द इंडियन ट्रेड टू देयर रिवाइवल्स। और बच्चों किसको सरेंडर करे? अपने राइवल्स को, आफ्टर अ सीरीज ऑफ ईयर्स वॉर्स, क्योंकि उस टाइम पे हमें बहुत सारे वॉर्स भी देखने को मिले थे। तो पोर्चुगीज को फोर्स किया गया कि आप सरेंडर कर दीजिए अपने राइवल्स को। Then बच्चों coming to the Dutch, बच्चों Dutch were the first to challenge the monopoly of the Portuguese। तो डच क्या थे बच्चों? डच पहले ऐसे थे जिन्होंने चैलेंज किया था पोर्चुगीज के मोनोपोली को। एंड द डच ईस्ट इंडियन कंपनी ये फॉर्म हुई थी 1602 में, एंड विच वॉज ग्रांटेड द राइट टू कैरी ऑन ट्रेड। और बच्चों उन्होंने क्या किया था? एक राइट को ग्रांट कर लिया था कि वो अपने ट्रेड को कैरी ऑन कर सकते हैं। द फर्स्ट conquered Java and then found a settlement at Tranquebar in Tanjore district in 1620, once at सीमापुर इन बंगाल एज वेल। नाउ जो डच थे उन्होंने बहुत ही इफेक्टिवली चेक किया था इंग्लिश के कंपटीशन को इन दी मालिया आर्किप्लेजियो इन 1623 AD एंड ही ड्रोव देम आउट। और उन्होंने वहां से उनको निकाला था। द ब्रिटिश नाउ कंसंट्रेटेड ऑन इंडिया। तो बच्चों उसके बाद जो ब्रिटिश है वो कंसंट्रेट कहाँ करने लग गए? इंडिया पे करने लग गए। एंड द डच वर मेनली इंटरेस्टेड इन द स्पाइस आइलैंड इन द इंडोनेशिया। और जो डच थे वो इंटरेस्टेड थे जितने भी स्पाइस आइलैंड हुआ करते थे इंडोनेशिया में वहां पे, वेयर दे एस्टैब्लिश देयर होल्ड एंड सोल्ड देयर इंडियन सेटलमेंट, जहां पे उन्होंने एस्टैब्लिश किया और होल्ड किया और सोल्ड भी किया अपने सेटलमेंट्स को टू द ब्रिटिश इन 1845। फिर आया बच्चों इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चों इट वाज स्टार्टेड बाय अ ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स। इसको शुरू किया था एक ग्रुप ऑफ मर्चेंट्स ने। कब किया था? इन 1600। जो क्वीन एलिजाबेथ थी फर्स्ट गेव इट अ चार्टर विद granted the company the exclusive right to trade with the east। तो बच्चों उस टाइम पे जो क्वीन हुआ करती थी जिनका नाम है क्वीन एलिजाबेथ, उन्होंने क्या किया था? उन्होंने ग्रांट कर दिया था कंपनी को कि हाँ तुम कर सकते हो ट्रेडिंग विद द ईस्ट।
This means that no other trading group from the England could compete with the company, which means कि अब कोई भी अदर जो ट्रेडिंग ग्रुप है इंग्लैंड का वो compete नहीं कर सकता था इस कंपनी के साथ। तो बच्चों ये जो कंपनी है उसने ट्रेडिंग को स्टार्ट कर दिया as the port of Surat at Indian rulers enthusiastically accommodated the newcomers in the hope of pitting them against the Portuguese। और बच्चों जितने भी इंडियन रूलर्स थे उन्होंने भी इनको क्या किया, अकोमोडेट किया एज अ न्यू कमर्स, और वो होप कर रहे थे कि वो वहां पे पोर्चुगीज के अगेंस्ट लड़ेंगे। द कंपनी डिफीटेड द पोर्चुगीज, और वैसा ही हुआ, जो कंपनी है उसने डिफीट कर दिया था पोर्चुगीज को ऑन द सी ऑफ सूरत इन 1612 एंड रिवील्ड इट्स नेवल स्ट्रेंथ, और उन्होंने अपनी जो नेवल स्ट्रेंथ थी उसको भी क्या किया था, रिवील किया था। एंड इम्पेरियल फार्मन फ्रॉम दी जहांगीर, उसने अलाउ किया कंपनी को कि वो सेटअप करे एक परमानेंट फैक्ट्री को एट सूरत इन 1613। 2 years लेटर जो ब्रिटिश थे बच्चों, दे हैड द राइट्स टू ट्रेड इन गुजरात। धीरे धीरे जो ब्रिटिश है उनको राइट मिलते चले गए कि वो ट्रेड कर सकते हैं गुजरात में। जहांगीर ने ग्रांट किया उनको परमिशन ताकि वो ट्रेड कर पाए उसकी टेरिटरीज में एट सूरत ऑन द वेस्ट कोस्ट and Hooghly in Bengal on the east. Now these and the other locations on the peninsula वो बच्चों सेंटर बनते चले गए इंटरनेशनल ट्रेड का इन स्पाइसेस, कॉटन, शुगर, रॉ सिल्क एंड सल्ट्री। देन वी हैव फ्रेंच। तो बच्चों जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है वो फॉर्म हुई थी फ्रांस में इन 1064 में एंड ड्यूरिंग द राइन ऑफ लुइस 14 it was under the control of state unlike the EEIC, so which was a private commercial venture। जो कि क्या था बच्चों, एक प्राइवेट कमर्शियल वेंचर हुआ करता था ऑफ अ फ्यू मर्चेंट, जिसको कि कुछ ही मर्चेंट चलाते थे। एंड इट स्टैब्लिश इट्स फैक्टर एट सूरत, और इसने अपने फैक्टर को स्टैब्लिश किया था सूरत में 1668 में एंड मछलीपट्टनम में। पुडुचेरी which later become the capital of the French occupied territory, और बच्चों जो पुडुचेरी है वो धीरे धीरे क्या बनता चला गया, एक टाइम पे कैपिटल बन गया था फ्रेंच ऑक्यूपाइड टेरिटरी का इन इंडिया एंड हु फाउंडेड इन 1673। देन आया बच्चों एंग्लो फ्रेंच राइवलरी एंड ट्रेड वॉर्स। तो सबसे पहले आया कार्नेटिक वॉर्स। तो बच्चों कार्नेटिक क्या था, कार्नेटिक एक स्टेट था जिसको रूल करते थे नवाब अंडर द निजाम्स एंड with its capital at Arcot। So बच्चों the Nawab was now acting independently, जो नवाब थे वो अब independently act कर रहे थे and Tanjore was a Maratha Jagir where Madurai and तिरुचिपल्ली वर बोथ अंडर द नवाब ऑफ कार्नेटिक। तो बच्चों यहाँ पे जो तंजौर है, तंजौर क्या था बच्चों, मराठा जागीर था, जबकि जो आपका मदुराई और तिरुचिपल्ली था वो दोनों ही किसके अंडर थे बच्चों, नवाब के अंडर थे। मैसूर वाज अ हिंदू किंगडम, मैसूर एक टाइम पे हिंदू किंगडम हुआ करता था अंडर दी वुडियार डायनेस्टी। नाउ टू एक्सटेंड देयर टेरिटरीज, जो मराठास थे उन्होंने अटैक किया कार्नेटिक पे एंड किल किया वहां के नवाब को। दोस्त अली, सफदर अली वो बच्चों क्या बन गए, दे बिकेम द नवाब एट द आरकोट एंड चंदा साहिब एट तिरुचिपल्ली। उसके अलावा सफदर अली वॉज स्टैब टू डेथ। तो बच्चों उसके बाद क्या हुआ, सफदर अली को स्टैब कर दिया गया टिल डेथ इन 1742 एंड चंदा साहिब को अटैक कर दिया गया एंड इम्प्रिजन कर दिया गया बाय द मराठास। जो निजाम है उन्होंने अपॉइंट किया अनवर उद्दीन को एज अ गार्जियन ऑफ द माइनर सन ऑफ सफदर अली एंड जो अनवर है उसने किल कर दिया किसका बच्चों, माइनर प्रिंस का, एंड वो नवाब बन गया। So after the invasion of नादिर शाह, जब इन्वेट किया नादिर शाह ने, the British and the French both sought political power, क्योंकि उन्हें वीकनेस पता चल चुकी थी मुगल एम्पायर की। नाउ ये जो कंट्रीज है दे वर ट्रेडिशनल राइवल्स, ये कंट्रीज ट्रेडिशनली राइवल्स हुआ करते थे एंड दस वर दी इंटेंस कंपटीशन बिटवीन दीज टू कंपनीज, और इसी वजह से इन दोनों की कंपनीज के अंदर हमें बहुत ज्यादा इंटेंस कंपटीशन भी देखने को मिला। दिस रिजल्टेड इन वॉर, जिसकी वजह से एक वॉर भी हुई विच लास्टेड फॉर अबाउट 20 ईयर्स, जो कि 20 साल तक लास्ट की एंड इट वॉज फॉट इन द कार्नेटिक रीजन ऑफ साउथ इंडिया। और इसको कहाँ लड़ा गया बच्चों, कार्नेटिक रीजन ऑफ साउथ इंडिया में लड़ा गया, बिकॉज बोथ द कंपनीज वांटेड टू हैव द ट्रेड मोनोपोली, क्योंकि दोनों ही कंपनी चाहती थी कि उनके पास ट्रेड मोनोपोली हो। एंड दीज वॉर्स आर कलेक्टिवली नोन एज कार्नेटिक वॉर, और बच्चों इन्हीं वॉर को हम कलेक्टिवली कार्नेटिक वॉर्स के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे फर्स्ट कार्नेटिक वॉर को, जो कि 1746 में स्टार्ट हुआ था और 1748 में एंड हुआ था। तो बच्चों इन 1740 जो ऑस्ट्रियन वॉर ऑफ सक्सेशन ब्रोक आउट इन यूरोप एंड इन दिस वॉर हमें क्या देखने को मिला, इंग्लैंड एंड फ्रांस टुक अपोजिट साइड्स, इंग्लैंड और फ्रांस ने अपोजिट साइड ले ली थी एंड इसकी वजह से नेचुरली हमें वॉर देखने को मिला बिटवीन देयर ट्रेडिंग कंपनीज इन इंडिया। नाउ ये जो वॉर है इसको हम फर्स्ट कार्नेटिक वॉर के नाम से भी जानते हैं एंड इन इवेंट्स दैट फॉलोड
ड्यूप्लेक्स द फ्रेंच गवर्नर ऑफ पुडुचेरी, उसने कैप्चर कर लिया था फोर्ट सेंट जॉर्जिया को इन मद्रास इन 1746। जो ब्रिटिश हैं उन्होंने ट्राई किया कि वो रिकैप्चर करें बट वो फेल्ड हो गए। मीनवाइल जो ऑस्टिन वॉर ऑफ सक्सेशन एंडेड इन 1748। तो बच्चों जो ऑस्टिन वॉर है वो एंड हो चुका था 1748 में विद द साइनिंग ऑफ ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपले एंड सो डिड द फर्स्ट कार्नेटिक वॉर। नाउ अंडर द टर्म्स ऑफ ट्रीटी जो मद्रास है, मद्रास वाज रिटर्न टू द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मद्रास को वापस कर दिया गया इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड द वॉर रेज द प्रेस्टीज ऑफ Dupleix because apart from the seizing Fort St. George, he had also defeated the Nawab, which is Anwaruddin of Arcot. It so happened that when Dupleix captured Madras, जब क्या किया बच्चों, जब यहाँ पे ड्यूप्लिक्स ने कैप्चर कर लिया था मद्रास को, तो जो फ्रेंच नेवल कमांडर थे उन्होंने रिटर्न कर दिया था इट टू द ब्रिटिश फॉर अ ब्राइब, मतलब एज अ ब्राइब उन्होंने वापस कर दिया था। Now, जो ड्यूप्लिक्स थे, he sought help of the Anwaruddin and the Nawab of Carnatic and promised to hand over Madras to him if help Dupleix to recapture it। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे उन्होंने डील करी, उन्होंने कहा कि अगर आप मेरी हेल्प करोगे तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं मद्रास को हैंड ओवर कर सकता हूँ। नाउ द नवाब हेल्प ड्यूप्लेक्स बट ही फेल्ड टू कीप हिज प्रॉमिस। तो नवाब जो है उसने ड्यूप्लेक्स की हेल्प भी करी लेकिन उसने अपने प्रॉमिस को नहीं रखा बिकॉज अंडर द ट्रीटी ऑफ एलिक्स ला चैपेल मद्रास वॉज टू बी रिटर्न टू द इंग्लिश, क्योंकि जो मद्रास है उसको इस ट्रीटी के अंतर्गत क्या कर दिया गया था, हाँ जो इंग्लिश के लोग थे, जो फॉरेन ब्रिटिशर्स थे, उनको वापस कर दिया गया था। इन द बैटल नियर द अदियार इन मद्रास द डिसइल्यूशंस अनवरुद्दीन फॉट विद ड्यूप्लेक्स। तो बच्चों यहाँ पे हमें क्या देखने को मिला, यहाँ पे हमें वॉर देखने को मिली बिटवीन दी अनवरुद्दीन एंड वो किसके साथ लड़ा, वो लड़ा ड्यूप्लेक्स के साथ बट ही वाज डिफीटेड और उसको हरा दिया गया। देन आता है बच्चों द सेकंड कार्नेटिक वॉर जो कि लड़ा गया था 1748 टिल 1754। तो बच्चों ये बहुत ही अनऑफिशियल वॉर था विच फॉट बिटवीन द ट्रेडिंग कंपनीज ऑफ इंग्लैंड एंड फ्रांस एंड when there was peace between them in Europe, क्योंकि उस टाइम पे हमें यूरोप में उनके बीच में पीस देखने को मिल रहा था। निजाम अशरफ died in the 1748। तो बच्चों जो निजाम अशरफ जहाँ थे उनका डेथ हुआ था 1748 में एंड जो थ्रोन था हैदराबाद का वो फियरलेसली कंटेस्ट बाय हिज सन। और जो उनका थ्रोन था, जो उनकी गद्दी थी, उस पर कौन बैठे थे, उनके बेटे नासिर जंग बैठे थे एंड ग्रैंडसन मुजफ्फर जंग। नाउ इसकी वजह से हमें सिविल वॉर भी देखने को मिला। द एम्बिशियस जो फ्रेंच गवर्नर हुआ करते थे ड्यूप्लेक्स, उसने हेल्प किया चंदा साहिब को विच इज द सन इन लॉ ऑफ दोस्त अली एंड मुजफ्फर जंग विद हिज वेल ट्रेन्ड फ्रेंच आर्मी। उसके बाद उन्होंने सक्सीड किया इन इंस्टिलिंग द मुजफ्फर जंग एज निजाम एंड द चंदा साहिब एप नवाब ऑफ कार्नेटिक आफ्टर द अनवरुद्दीन वाज किल्ड इन 1749। उसके बाद अनवरुद्दीन को किल कर दिया गया था 1749 में। उसके बाद क्या बना दिया गया बच्चों, चंदा साहिब को नवाब बना दिया गया कार्नेटिक का। Now, while fighting against the French at Embure, in returning the French received many grants as gifts। तो बच्चों in return फ्रेंच को क्या मिले, बहुत सारे grants मिले, गिफ्ट्स मिले, as well as trading monopoly भी देखने को मिली साउथ इंडिया में। Now, the growing influence of the French threatened British trade in Carnatic। तो बच्चों जो influence क्या हो रहा था, grow हो रहा था of the French, वो थ्रेटन कर रहा था ब्रिटिश ट्रेड को इन द कार्नेटिक एंड जो ब्रिटिश थे उन्होंने डिसाइड किया कि वो सपोर्ट करेंगे मोहम्मद अली को, द सन ऑफ द लेट नवाब अनवरुद्दीन ऑफ कार्नेटिक एंड जो ब्रिटिश फोर्सेस थे द लेड बाय द रॉबर्ट क्लीव। नाउ उन्होंने अटैक किया एंड ऑक्यूपाई कर दिया था आरकोट को। द फ्रेंच वॉज डिफीटेड, फ्रेंच को डिफीट कर दिया गया था एंड चंदा साहिब वॉज पुट टू डेथ और चंदा साहिब को मार दिया गया था। मोहम्मद अली वॉज मेड द नवाब ऑफ कार्नेटिक और मोहम्मद अली को नवाब बना दिया गया था कार्नेटिक एंड ब्रिटिश वर नाउ इन कंप्लीट कंट्रोल ऑफ कार्नेटिक एज वेल। नाउ जो ड्यूप्लेक्स है उसने ट्राई किया कि वो रीगेन करे अपने लॉस्ट ग्लोरी को बट जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी उसने उसको रिकॉल किया इन 1754। द वॉर बिटवीन टू कंपनीज came to an end after the treaty of पुडुचेरी। और दोनों के बीच में क्या थी बच्चों, जो वॉर चल रही थी, दोनों कंपनीज के बीच में जो वॉर चल रही थी वो एंड पे आई आफ्टर द ट्रीटी ऑफ पुडुचेरी इन विच जो ब्रिटिश और फ्रेंच थे बच्चों उन्होंने रिस्टोर किया अपने टेरिटरीज को जो कि उन्होंने एक दूसरे से कैप्चर किया था। देन आता है हमारा द थर्ड कार्नेटिक वॉर जो कि 1756 से लेके 1763 तक हमें देखने को मिला। सो बच्चों जो थर्ड कार्नेटिक वॉर था विच इज फॉलोड बाय द 2 years लेटर विच मीन 1756 में वंस अगेन इट वाज एन echo of a European war, the Seven Wars and the war which broke out in Europe।
द थर्ड कार्नेटिक वॉर वॉज द लास्ट इन द सीरीज ऑफ 18th सेंचुरी, जो कि कॉन्फ्लिक्ट था बिटवीन द फ्रेंच एंड ब्रिटिश फॉर द सुप्रीमेसी इन दैट पर्टिकुलर रीजन। नाउ जो फर्स्ट टू कार्नेटिक वॉर्स थे बच्चों, दे वर मेनली फॉट ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ साउदर्न इंडिया, बट जो आपका थर्ड कार्नेटिक वॉर था वो क्रॉस कर चुका था अपने लिमिट को टू द साउथ, टू द रीच ऑफ ईस्टर्न प्रोविंसेस ऑफ बंगाल एज वेल, मतलब कि बंगाल तक वो वॉर फैल चुका था। The British has defeated नवाब सिराज उद्दौला of Bengal in the Battle of Plassey and उन्होंने कैप्चर कर लिया था उस प्रोविंस को। Now it helped the British, उनसे ब्रिटिश को हेल्प किया because they could utilize the rich sources of Bengal, क्योंकि वो बंगाल के जितने भी रिच सोर्सेज हैं उनको यूटिलाइज कर सकते थे एंड फाइनेंस कर सकते थे अपने कार्नेटिक वॉर्स पे। Thus उसकी वजह से they succeeded in demolishing the French plans of for control of the country। उसकी वजह से हमें क्या देखने को मिला बच्चों, वो सक्सेसफुल हो गए क्या करने में, डिमोलिशिंग करने में फ्रेंच के प्लान्स को फॉर कंट्रोल ऑफ द कंट्री। द फाइनल ब्लो was dealt in 1760 when the British forces led by the सर आयरे कूटी डिफीटेड द फ्रेंच आर्मी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से डिफीट कर दिया था फ्रेंच के आर्मी को। तो बच्चों जो फ्रेंच डिफेंडेड पुडुचेरी ब्रेवली बट सरेंडर्ड ऑन जनवरी 16, 1761। लेकिन उन्होंने क्या किया, फ्रेंच ने बहुत ही ब्रेवली फाइट तो किया, लेकिन एट लास्ट उन्होंने जनवरी में जाके सरेंडर खुद को कर दिया था। द 7-year वॉर that took place between 1754 till 1763, with the main conflict being on the period between 1756 till 1763। इवेंचुअली जो फ्रेंच है बच्चों, उन्होंने सारे अपने पोजीशंस को लॉस्ट कर दिया था इंडिया में, एंड जो वॉर है वो एंड हुआ था 1763 में with the Treaty of Paris, and with it ended the French pursuit of Empire of India। As per the terms of treaty, जो पुडुचेरी है it was restored to the French, मतलब कि पुडुचेरी वापस रिस्टोर कर दिया गया फ्रेंच को as a center of the trade, and they were not allowed to fortify it, और उनको अलाउ नहीं किया गया उसको फर्दर फोर्टिफाई करने के लिए। With the end of the third Carnatic War, जो फ्रेंच का एडवर्टिज्म था in India, it also ended and throwing the field open for the British conquest for the rest of India। तो बच्चों हमें क्या देखने को मिला, हमें यहाँ पे देखने को मिला कि कैसे जो फ्रेंच है, फ्रेंच इस वॉर को हारी और जो ब्रिटिश है वो इस वॉर को जीती, और उन्होंने ट्रीटी साइन करवाए। फ्रेंच को बोला गया कि वो पुडुचेरी के आगे फोर्टिफाई नहीं कर सकते हैं अपने ट्रेड कंपनी को, राइट। सो दैट इज ऑल अबाउट दी कार्नेटिक वॉर्स। देन वी हैव आवर नेक्स्ट टॉपिक जो कि है वॉर्स विद इंडियन रूलर्स, राइट। सो सबसे पहले हम बच्चों बात करने वाले हैं बंगाल की। तो बच्चों जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वो बंगाल में आई थी 1650, एंड व्हेन द मुगल एम्परर अलाउड द कंपनी टू सेटल इन द बंगाल, क्योंकि उस टाइम पे बंगाल के जो एम्परर थे उन्होंने अलाउ किया था कि वो क्या कर सकते हैं, वो सेटल हो सकते हैं बंगाल में और अपनी कंपनी को चला सकते हैं। पर उनको क्या देना पड़ेगा, एनुअल पेमेंट देना पड़ेगा विच इज 3000 टका। नाउ विद इन फ्यू ईयर जो कंपनी का ट्रेड है बच्चों वो स्टार्ट हो गया और बहुत ही रैपिडली एक्सपैंड भी हो गया। इन लेट 17th सेंचुरी उनका जो इंट्रूशन था इनटू द इंटरनल ट्रेड ऑफ बंगाल वो काफी ज्यादा एक कॉज बन चुका था कॉन्फ्लिक्ट का। दे ओपनली इग्नोर द रूल्स ऑफ ट्रेड लेड डाउन बाय द मुगल रूलर, और बच्चों क्या करने लग गए थे, जो भी मुगल रूलर ने रूल्स बनाए थे उनको इग्नोर करने लग गए थे। इन रिटेलिएशन जो औरंगजेब है उसने डिक्लेयर कर दिया था वॉर को ऑन देम विच इज ऑन 1686, एंड कम्प्लीटली उन्होंने उनको क्या कर दिया था, रूटेड कर दिया था। कंपनी आफ्टर रियलाइजिंग देयर मिस्टेक, जैसे ही कंपनी को उनकी मिस्टेक रियलाइज हुई, एंड दे सॉट पार्डन एज वेल। अली वर्दी खान रूरल ऑफ बंगाल, he was a very wise and able administrator, and he was succeeded by his grandson which is known as, उनका नाम क्या था, सिराजुद्दौला in 1756। so बच्चों जो ये यंग नवाब है उसने प्रोटेस्ट किया दैट अगेंस्ट द अनलॉफुल एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी। ये जो एक्टिविटीज है वो मेनली इंक्लूड होती थी अनऑथोराइज्ड fortifications of the Fort William and illegal private trade जो कि वो लोग कर रहे थे, and abuse भी कर रहे थे रॉयल फार्मिंग को, and shelter given to the enemies of Nawab। Now बच्चों the Nawab sent many reminders to कोलकाता, तो नवाब ने बहुत सारे रिमाइंडर्स भेजे कोलकाता में for amicable settlement of the dispute, but English paid no heed to them, लेकिन जो इंग्लिश है वो उनकी बात नहीं सुन रहे थे। This infuriated the Nawab, जिसकी वजह से नवाब काफी ज्यादा गुस्सा हुए, and he ordered his forces to occupy कासिम बाजार फैक्ट्री, और बच्चों उसके बाद उन्होंने ऑर्डर दिया कि वो पूरा ऑक्यूपाई कर ले क्या बच्चों, कासिम बाजार फैक्ट्री को। आफ्टर द सरेंडर ऑफ द फैक्ट्री जो चीफ ऑफ द नवाब थे दे मार्च अपॉन द कोलकाता, उन्होंने मार्च किया कोलकाता की तरफ, एंड उन्होंने कोलकाता को भी कैप्चर कर लिया। द ब्रिटिश इन बंगाल, उन्होंने आस्क किया मद्रास प्रेसिडेंसी को फॉर द रीइंफोर्समेंट, एंड जो रॉबर्ट क्लाइव थे बच्चों उनको भेज दिया गया कोलकाता विद द एडमायरल चार्ल्स वॉटसन, उन्होंने रिकवर कर लिया था कोलकाता को इन जनवरी 1757, एंड जो सिराजुद्दौला
सिराजुद्दौला थे, he was compelled to sign the Aligarh Treaty with the English as well. So first क्या था, to allow the company all the privileges which is sanctioned to them by the Mughal emperor, which is known as Farrukh Shiar, to exempt all the English good which is passing through the Bengal from the custom duties, to allow the company to coin money in Calcutta as well, and to allow the British to fortify Kolkata, which is also known as Calcutta, without any hindrance. तो बच्चों द ट्रीटी वॉज ह्यूमिलेटिंग फॉर द सिराजुद्दौला। तो बच्चों जो ट्रीटी थी वो काफी ज्यादा ह्यूमिलेटिंग थी किसके लिए, सिराजुद्दौला के लिए, बट उनके जो प्रिंसिपल एडवाइजर्स थे एंड जो मिनिस्टर्स थे उन्होंने एडवाइस किया कि वो उनको एक्सेप्ट कर ले। फिर आया बच्चों बैटल ऑफ प्लासी। सो जो रॉबर्ट क्लाइव थे हु स्टार्टेड हिज करियर इन द कंपनी एज अ क्लर्क, ही वॉज नेवर अ क्लेवर मैन। बच्चों वो बहुत ही ज्यादा क्या थे, क्लेवर मैन हुआ करते थे, एंड उन्होंने रिकॉग्नाइज किया वीकनेस को ऑफ द पॉलिटिकल स्ट्रक्चर इन बंगाल। उन्होंने कंस्पायर किया विद सम करप्ट मेंबर्स ऑफ द नवाब एंड courts such as Mir Zafar and the commander Jagat Seth and banker of Bengal Ami Chand, and the treasurer which is Mir Zafar, which was assured by the British that he would be the next Nawab of the Bengal। और बच्चों उनको अश्योर भी किया गया कि वो नेक्स्ट नवाब बन सकते हैं बंगाल के आफ्टर सिराजुद्दौला was deposed। नाउ जो वॉर से बच्चों दैट इज इनएविटेबल ड्यू टू द फास्ट चेंज इन सर्कमस्टांसेस, एंड जो ब्रिटिश है उन्होंने अक्यूज किया सिराजुद्दौला को फॉर कंस्पायरिंग द फ्रेंच अगेंस्ट देम एंड रिवॉर्ड क्लाइव विद मेनी स्मॉल आर्मी ऑफ 8,000 यूरोपियंस सोल्जर जिन्होंने मार्च किया टुवर्ड्स द मुर्शिदाबाद। नाउ जो बैटल ऑफ प्लासी था सिराजुद्दौला उसको डिफेंड किया गया या फिर डिफीट किया गया एंड इम्प्रिजन कर दिया गया एंड उनको बाद में मार दिया गया। जो मीर जफर थे एंड उनके जो ट्रूप्स थे दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन दी वॉर। तो बच्चों उन्होंने भी वॉर में पार्टिसिपेट नहीं किया। मीर जफर वॉज मेड द नवाब, उनको नवाब बना दिया गया, एंड जो कंपनी है उसने उसको रिवॉर्ड किया विद इन द ग्रेट ग्रांट, उनको बहुत अच्छा ग्रांट भी दिया गया ऑफ द जागीरदारी ऑफ 24 परगान्स एंड द ह्यूज सम was paid to the officers, जिसमें इंक्लूड थे क्लाइव। जो कंपनी है द कंपनी गॉट अनडिस्प्यूटेड, वो अनडिस्प्यूटेड हो चुकी थी राइट्स टू फ्री ट्रेड, ताकि वो फ्री ट्रेड कर पाए। द बैटल ऑफ प्लासी इज एन इम्पॉर्टेंट क्या है, लैंडमार्क है इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एंड इसको हम मार्क करते हैं फर्स्ट स्टेप इन द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी इनटू द सुप्रीम पॉलिटिकल पावर। जो ब्रिटिश है बच्चों उसको भी प्लेटफॉर्म मिला फ्रॉम दे इवेंचुअली कॉन्क्यूर किया उन्होंने होल इंडिया को, राइट। देन आता है बच्चों द बैटल ऑफ बुक्सार जो कि 1764 में हमें देखने को मिला। सो बच्चों मीर जफर ऑल्सो डबल क्रॉस बाय द ब्रिटिश एज वेल। सो ड्यूरिंग द 3 ईयर ऑफ रूल मीर जफर द कंपनी ऑफिशियल्स उन्होंने क्या किया, एक्सटॉर्टेड किया मनी को फ्रॉम द नवाब, एंड उन्होंने साइफन किया बहुत ही ह्यूज सम्स ऑफ ट्रेजरी को, एंड हरास्ड बाय द ब्रिटिश हार्ड प्रेस्ड फॉर द फंड्स एंड फेसिंग रिवॉल्ट इन हिज प्रोविंस एज वेल। इट इज नॉट सरप्राइजिंग कि जो मीर जफर थे बच्चों दे बिगिन टू टर्न अगेंस्ट द कंपनी, वो धीरे धीरे कंपनी के अगेंस्ट होते चले गए, एंड दिस ओनली प्रोवाइडेड द ब्रिटिश अपॉर्चुनिटी। और बच्चों इन सारी चीजों की वजह से जो ब्रिटिश है उनको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी कि वो रिप्लेस कर पाए, इसको बच्चों रिप्लेस कर पाए उनको मीर कासिम के साथ, विच इज हिज सन इन लॉ। नाउ जो मीर कासिम थे वो काफी ज्यादा कॉम्पिटेंट रूलर थे, एंड एज सून एज दे बिकम द नवाब, जैसे जैसे नवाब बनते चले गए उन्होंने शिफ्ट कर दिया अपने कैपिटल को फ्रॉम द मुर्शिदाबाद टू मोहग्यार एक्सेट्रा टू डिस्टेंस हिमसेल्फ फ्रॉम द कॉन्स्टेंट इंटरफेरेंस ऑफ द ब्रिटिश, राइट। ही वॉज द लास्ट रूलर, वो लास्ट रूलर थे जिन्होंने क्या किया था बच्चों, ट्राई किया था ताकि वो रीअरेस्ट कर पाए अपनी अथॉरिटी को। ही ट्रिम्ड स्टेट एक्सपेंडिचर, उन्होंने स्टेट के एक्सपेंडिचर को ट्रिम कर दिया था, एंड जितने भी इनकम्पिटेंट ऑफिशियल्स थे उनको रिमूव कर दिया था जो कि ब्रिटिश के बहुत ज्यादा क्लोज थे, एंड उन्होंने हायर कर लिया था यूरोपियंस को ताकि वो उनके आर्मी को ट्रेन कर पाए। उसके अलावा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स को soon, and he came in direct conflict with the British। और बच्चों वो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में आ चुके थे ब्रिटिश के साथ बिकॉज ऑफ द लीगल रिस्ट्रिक्शंस जो कि इम्पोज किए गए थे इंटरनल ट्रेड पे। नाउ मीर कासिम ने ऑर्डर किया द अबॉलिशन ऑफ ऑल द इंटरनल ट्रेड ड्यूटीज। नाउ दिस लेड टू अटैक ऑन द सिटी ऑफ पटना, जिसकी वजह से हमें पटना सिटी में अटैक देखने को मिला बाय द ब्रिटिश आफ्टर डिफीटिंग मीर कासिम। द कंपनी रेजिनेट मीर जफर एज द नवाब मीर कासिम joined hands with the Sujauddaulah, which is the Nawab of Awadh, and Mughal Emperor Shah Alam II, and उनकी जो combined forces थी, they met the company army at Buxar in October 1764। Now उसके बाद क्या हुआ, the combined forces were badly defeated। जो combined forces उन्होंने बनाई थी उनको badly defeat किया गया by the British forces, which is led by the Major Munir। Now जो मीर कासिम थे बच्चों वो बैटल से भाग गए, but he probably died in Delhi in 1777। The Nawab of Awadh
एंड शाह आलम सरेंडर्ड, उन दोनों ने ही सरेंडर कर लिया था। एंड जो वॉर था वो धीरे धीरे एंड की तरफ आ रहा था बाय द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद विच इज ऑल्सो नोन एज प्रयागराज। तो बच्चों जो ब्रिटिश थे उन्होंने ऑब्टेन कर लिया था राइट टू कलेक्ट द लैंड रेवेन्यू इन द बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। रॉबर्ट क्लीव वॉज अपॉइंटेड द गवर्नर, रॉबर्ट क्लीव को एज अ गवर्नर अपॉइंट कर लिया था एंड कमांडर इन चीफ फॉर द इंग्लिश आर्मी इन बंगाल 1765। फिर आता है बच्चों ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, जो कि हमें 1765 टिल 1772 देखने को मिला। सो जो बैटल ऑफ 1764 था that laid the firm ground for the establishment of British sovereignty in the Bengal। जो रॉबर्ट क्लीव थे he was made the governor of Bengal, जैसे कि मैंने आपको बताया, for a second time in 1765। so as per the Allahabad Prayagraj treaty, जो कंपनी है वो एक्वायर करती थी दोनों ही निजामत को एज वेल एज दीवानी को ओवर दी बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। जो रॉबर्ट क्लीव थे उनको पता था दैट कलेक्टिंग रेवेन्यू ऑफ दीवानी फ्रॉम दी वास्ट एरिया लाइक बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा वो एक इजी टास्क नहीं होने वाला है। इसी वजह से उसने डिसाइड किया कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रेवेन्यू किसको दे देगा बच्चों, वो इंडियंस को दे देगा। ही अपॉइंटेड 2 डेप्यूटी दीवान्स, उसने 2 डेप्यूटी को क्या किया बच्चों, अपॉइंट किया, जिनका मेनली काम क्या होता था कि वो कैरी आउट करते थे वर्क ऑफ दीवानी। नाउ इन दिस वे जो रॉबर्ट क्लीव थे उन्होंने इंट्रोड्यूस किया ड्यूअल सिस्टम को ऑफ द गवर्नमेंट वेयर द रियल पावर वेस्टेड इन द कंपनी। जो रियल पावर थी वो कंपनी के पास रहती थी, लेकिन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी एडमिनिस्ट्रेशन की उसको एक्सरसाइज किया जाता था थ्रू द इंडियन एजेंसी। जो पीपल ऑफ बंगाल है उन्होंने सफर किया है बहुत ही इमेंसली अंडर दिस सिस्टम। इवन ड्यूरिंग द फेमाइन इन 1770 नाइदर द कंपनी नोर द नवाब, उन्होंने कोई भी रिलीफ प्रोवाइड नहीं करवाया लोगों को। जो ड्यूअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट था इन द बंगाल वो एंड हुआ 1772 में। एंड जो बंगाल है इट वॉज बॉट अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द कंपनी एज वेल। एंड जो न्यू गवर्नर जनरल थे जिनका नाम था वॉरेन हेस्टिंग्स, वो 1772 से लेकर 1785 तक रहे। एंड ही embarked on a further expansion of British influence in India। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने फर्दर एक्सपैंड किया ब्रिटिश के इन्फ्लुएंस को इन आर इंडिया। तो बच्चों इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छा लगा होगा एंड आई होप कि आप इसको रिवाइज भी करेंगे। आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।